ठीक है, क्लास के एंड में हम लोग डाउट्स क्लियर करते हैं। ओके सर। सो लेट्स स्टार्ट विद काइनेमैटिक्स। मैं तुम लोग को बुक भेज दूंगा शाम तक। सर जो हमें हाँ बुक मिली है ना झील की तरफ से, तो उसमें भी ऐसी काइनेमैटिक्स वाली बुक है? हाँ हाँ, उसमें भी वैसे ही काइनेमैटिक्स वाली बुक है। सर उसका मॉडल नंबर क्या है? मॉड्यूल नंबर? उसमें काइनेमैटिक्स 1 लिखा होगा ना, ऐसा कुछ। हाँ सर, लेकिन उसका मॉड्यूल है ना, मतलब 12 बुक्स है उसमें से, नंबर आपको कुछ याद रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं याद है। उस बुक के सामने में देखना काइनेमैटिक्स लिखा होगा या फिर मोशन इन वन डायमेंशन लिखा होगा। यस प्रथम, न्यू चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स में हम लोग कुछ लोग जो आज सुबह में भी थे उनके साथ भी हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले होता है रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर सबसे पहले मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है? कोई भी चीज ऐसे मूव कर रहा है उसको हम लोग मोशन बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन? हाँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब मोशन बहुत टाइप से हो सकता है ना। ये हो सकता है जैसे तुम ट्रेन चल रही है, वो स्ट्रेट चल रही है, लेकिन मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, उसका टिप सोचो, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक का, तो वो कैसा घूम रहा है? वो ऐसा घूम रहा है, तो इसका मोशन सर्कुलर है। या फिर तुम इस पॉइंट के बारे में सोचो तो ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी सर्कुलर है। तो मोशन बहुत टाइप का हो सकता है। मोशन हल्का टिल्टेड भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, कोई भी मोशन हो सकता है। तो वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, और अगर तुमको मोशन को डिफाइन करना है, मोशन क्या है? मोशन, तो इट इज सिंपली the change in position or orientation of an object as seen by an observer, किसी ऑब्जर्वर को अगर ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट मूव किया या उसका ओरिएंटेशन चेंज किया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब तो यहाँ पर एक बहुत मस्त सा सीन आया, बाय एन ऑब्जर्वर। अब कोई भी एक चीज है, जैसे मान लो तुम खड़े होके एक पेड़ को देख रहे हो, तो वो पेड़ तुमको क्या दिखेगा? रेस्ट या मूविंग? रेस्ट पे। तो तुम्हारे लिए वो पेड़ मोशन में नहीं है। लेकिन अगर वही पेड़ कोई आदमी जो ट्रेन पे जा रहा है वो देखेगा, बस उसको वो पेड़ देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा सराउंडिंग का, तो उसको क्या लगेगा कि वो पेड़ पीछे की ओर जा रहा है, राइट? यस। तो ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी के लिए कोई चीज मोशन में हो और वही चीज किसी दूसरे आदमी के लिए मोशन में ना हो। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। सर तो फिर अर्थ का? हाँ, नहीं, हम लोग जो भी काम करेंगे ना, हम लोग एज्यूम करेंगे कि अर्थ स्टेशनरी है, उसके बाद सारे कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग फिजिक्स में अर्थ को स्टेशनरी मानेंगे अपने सिलेबस में। ओके, यस सर। अच्छा, अब देखो, अब एक टर्म होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको मैं बस अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग इस पर एक क्लास रखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि तुम अभी पेड़ को देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तुम हो। लेकिन वही अगर तुम ट्रेन में मूव कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो आदमी ट्रेन में मूव कर रहा है
तो उसके लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ दिन बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट ना? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जिससे तुम देख रहे हो ना, मतलब सर जैसे तुम, ऑब्जर्वर की स्टेट। हाँ ऑब्जर्वर की स्टेट बोल सकते हो कि ऑब्जर्वर का जो स्टेट होगा ना वो जैसे मूव कर रहा है वही तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 2-3 चीज डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग अपने सिस्टम में ओरिजिन कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट को मैं ओरिजिन ले सकता हूँ। लेट्स से मैं अगर दिल्ली में हूँ, मतलब मैं मुंबई में हूँ लेकिन मैं दिल्ली को ओरिजिन ले लिया और फिर दिल्ली से सब जगह का डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो हम लोग ओरिजिन कहीं पे भी ले सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये जो वेक्टर होगा ना ओरिजिन से ए को ज्वाइन करने वाला, दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली अगर मान लो बी पॉइंट यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो वेक्टर होगा दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। अब मान लो पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,3,4, तो फाइंड द पोजीशन, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा आई जे के टर्म में? 5i3k 4j। 5i + 3j + 4k, राइट? अगर हम लोग को डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बोला ना, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बोला, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट? प्लॉट कैसे करेंगे? उसको प्लॉट नहीं करेंगे यार, वो 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन प्लॉट करना हम लोग के 2D पेपर पे पॉसिबल नहीं है। वो बनाएंगे तो वो अजीब सा डायग्राम बन जाएगा, तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। तो 3 डायमेंशन की चीज को, जैसे क्यूबॉइड, चलो एक मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा सा कि कैसे बना सकते हो। 5i + 3j + 4k है ना, एक काम करो। सर वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा ना के? हाँ हाँ हाँ, मैं तुमको एक काम बता रहा हूँ। इसको ऐसा कर लो, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो इसका लेंथ मैं 5 माना हूँ, ये जो लेंथ आ रहा है ना इसका लेंथ मैं 5 माना हूँ। अब बस क्या था, 5i + 3j + 4k। y वाला जो लेंथ मैं मान रहा हूँ ये 3 मान रहा हूँ, और k वाला जो है वो 4 मान रहा हूँ। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 5i, ये जो हो गया वो हो गया 3j, और ये वाला जो हो गया ये 4k। तो तुम्हारा वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, 5i + 3j + 4k। तो वो अजीब सा बन गया, इसलिए मैं नहीं बना रहा था ये 3 डायमेंशन में। क्यूब का ठीक, डायगोनल। हाँ क्यूब का डायगोनल, उस क्यूब नहीं, क्यूबॉइड का डायगोनल। बट वो देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, राइट? मतलब वो लग रहा है कि स्टार्टिंग से वहां पे ज्वाइन कर दिया बस। तो 3 डायमेंशन की जिसको हम लोग 2 डायमेंशन में बनाएंगे तो ऐसा ही होगा, तो हम लोग वो चीज नहीं करेंगे। ओके डन। यस सर। ठीक है, सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हाँ सर तो फिर कोई भी
ओरिजिन से ज्वाइन करे किसी भी पॉइंट को तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना उसका। हाँ, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। Sir, done. Yes, sir, done. ओके, ये वाला भी हो गया। Yes, ओके, नेक्स्ट आते हैं। ऐसे मान लो ऐसा दिया है, पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3,4 और बी है 5,6,7। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी with respect to first origin and second point A। सर आपने 3 लाइंस क्यों बनाए हैं? अरे वो मुझे आदत है यार, वो 3 लाइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे आदत हो गया है वो 3 लाइन बनाने का। सर हाँ, रिपीट करो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट तुमको ए और बी का कोऑर्डिनेट्स तुमको ऊपर में दिया हुआ है। क्वेश्चन बस इतना ही है। ओरिजिन वाला तो आ गया होगा तुरंत में। फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या, ठीक है प्रथम। ओरिजिन वाला तो सिंपल है, देखो हम लोग करना क्या होता है, जो फाइनल पॉइंट है माइनस जहां से हम लोग देख रहे हैं। अब देखो तुमको हिंट मिल गया नेक्स्ट वाले क्या, ये होता है फाइनल पॉइंट जहां पर हम लोग हैं माइनस जो हम लोग का ओरिजिन है वो। प्रणव नहीं, आई वाला कंपोनेंट प्रणव गलत आया है, तो ये आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k। नेक्स्ट वाला बताओ क्या आएगा, सेम तरीका। ठीक है श्रुति। आर्या जे वाला, हाँ देवल सही है। हाँ, सर आपने -0 ये क्यों किया? ताकि मतलब हम लोग जब पोजीशन वेक्टर लिखते हैं ना, तो जो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन लिखते हैं, तो जब हम ओरिजिन को बोल रहे हैं तो ओरिजिन क्या है 0,0,0। तो 5 - 0 इन i, 5 - 0 इन 6 - 0 इन k, 7 - 0 इन k। ओके ओके सर। ठीक है, सबका सही आंसर आया। बस लो सारे सारे में प्लस आएगा यार, माइनस नहीं आएगा। तो ये आएगा 5 - 2i प्लस 6 - 3 इन j प्लस 7 - 4 इन k। तो ये आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। सही है निशि, राइट? कोई दिक्कत नहीं किसी को? yes, ओके आगे चलते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, राइट? जितना वो पाथ लेंथ ट्रैवल किया उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। सर हाँ 1 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ,
डन सर। ओके, हाँ, द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ हम लोग क्या बोलेंगे, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, उसका जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ the length of path traveled by an object traveled by particle by a particle by a particle या by an object, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल वो ऐसा मूव किया, तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, इसका जो टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं एक इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे बताओ? अगर मान लो ये डिस्टेंस मेजर करना हुआ तो कैसे मेजर किया जा सकता है? मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है तो थ्रेड से हाँ, एक थ्रेड इसके ऊपर रख दो, उस थ्रेड का जो लेंथ आएगा वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके। और अगर नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे आगे गया, यार म्यूट कर लेना सब लोग, अंतरा म्यूट कर लेना, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, अब अगर ऐसा हुआ, मान लो ये 10 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, ये 8 मीटर हुआ, तो बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20 मीटर। 20 डिस्टेंस इक्वल्स टू 20 मीटर। तो स्ट्रेट लाइन में है तो फिर हम लोग आराम से बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, राइट? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब ऐसा ना भी हो, अगर ऐसा हुआ कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया 5 मीटर, यहाँ गया 10 मीटर, यहाँ गया 5 मीटर, 3 मीटर, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ से यहाँ गया, 0 वापस वो वही इस पे आ गया। नहीं, यहाँ से ए से बी से सी से डी, मुझे बताना है 18 मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया? 18 मीटर। 18 मीटर। 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर। तो देखो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो कर रहा है तो हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं कि सब टोटल डिस्टेंस हम लोग सीधा ऐड कर दें, राइट? अगर ऐसा कोई नोन फिगर के टर्म में है, जैसे कि पार्टिकल ऐसे ट्रैवल किया, एक सेमी सर्कुलर में ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ, तो भी हम लोग बता, इसका रेडियस आर है, तो भी हम लोग बता सकते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पाई आर। सरकमफेरेंस का आधा। और अगर ऐसे ट्रैवल किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये एक आर्क ऑफ ए सर्किल है ऑफ रेडियस एंगल थीटा, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, थीटा बाय 360 into 2 pi r। सही है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, उसके रेशियो में डिवाइड कर दिया, एंगल के रेशियो में, कि 360 डिग्री घूमता तो 2 पाई आर लेंथ ट्रैवल करता, तो थीटा एंगल घूम रहा है तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, यूनिटरी मेथड, राइट? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके, तो ये चीज हो गया कि अगर मेरा पाथ स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या फिर अगर किसी नोन फिगर के टर्म में हो रहा है जिसका मुझे लेंथ पता है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
हो जाएगा तो बताना। सर डन। डन सर। हो गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व। लेंथ ऑफ ए कर्व। किसी अगर कर्व का तुमको लेंथ फाइंड करना है तो कैसे कर्व करेंगे? तो जैसे मान लो ऐसा कोई भी रैंडम सा कर्व है, ये थोड़ा और बना लेते हैं। ये मेरा कोई कर्व है ऐसा, मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस छोटे छोटे टुकड़े का लेंथ फाइंड करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। मतलब अब ऐसा कर्व का तो हम लोग ऐसे धागा रख के नहीं कर पाएंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से टुकड़े का लेंथ फाइंड करते हैं और वैसे वैसे छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में क्या किए थे, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए थे इसको, याद है वो वाला डायग्राम? यस सर। तो ऐसा ऐसा अगर हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करें और सबका सबका लेंथ निकालें और सबको ऐड कर दें तो अपना काम हो जाएगा, राइट? एग्जांपल दिखा सकते हो? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये छोटा सा टुकड़ा, ये येलो वाला, तो इस छोटे से टुकड़े को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नीफाइंग लेंस लगा रहा हूँ। प्रथम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं मैग्नीफाइंग लेंस लगा रहा हूँ और उसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, तो देखो वो तुम्हें कैसा लिखेगा। सर हाँ ये कवर अप लेक्चर है। नहीं नहीं नहीं, हाँ इस छोटे टुकड़े को देखो कैसा दिख रहा होगा। मुझे ये वाला जो येलो वाला पार्ट है वो ऐसा है और बाकी ये ऐसा, ये येलो वाला पार्ट है। अब मान लेते हैं लेट्स से दिस लेंथ इज, छोटा सा टुकड़ा along y इज dy या डेल्टा y, और इस along में छोटा सा टुकड़ा हम लोग dx या डेल्टा x मान लेते हैं। दिस लेंथ इज dx एंड दिस लेंथ इज dy। तो येलो वाले पार्ट का लेंथ क्या हो जाएगा? नहीं वो तो स्लोप आ जाएगा। डेल्टा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। डेल्टा डी अंडर रूट, ये जो येलो वाले का लेंथ होगा, हाँ अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस। तो छोटे से टुकड़े का लेंथ मुझे मिल गया अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, राइट? यस सर। तो टोटल लेंथ के लिए हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन में क्या किए थे, एक छोटा सा टुकड़ा मिला और उसके फिर हम लोग क्या किए थे, उसको इंटीग्रेट कर दिए थे। तो टोटल लेंथ जो हम लोग बोलेंगे, टोटल लेंथ वो हो जाएगा, टोटल लेंथ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये छोटा सा लेंथ है, उसको मैं इंटीग्रेट कर दिया। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना था, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक का, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा a से b तक। फाइंड। यस सर। सर हाँ पर एक समझ में नहीं आया, मतलब इधर हमने बहुत बड़ी लाइन बनाई है ना, स्ट्रेट लाइन दो, हाँ तो फिर बीच में जो उतना बड़ा पिलर जैसा बनेगा तो उसका एरिया? नहीं नहीं नहीं, मैं एरिया नहीं ले रहा हूँ। मैं ये जो येलो वाला पार्ट था ना, ये येलो वाला जो था, मैं हाँ। ये लिया, ये वाला लेंथ मेरा dx है ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला जो रेड है ये मेरा dy हुआ, और मैं उस ओके एंगल को मैग्नीफाई किया हूँ और फिर वो येलो वाला लेंथ निकाला। मैं एरिया निकाल ही नहीं रहा हूँ अभी, एरिया का कोई ओके सीन सर। नहीं है। ओके सर। तो उस वो लेंथ आया और उस लेंथ को मैं इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे टोटल लेंथ मिल गया। फाइन। जैसे छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास मिल जाएगा, हर छोटे छोटे मास लिखो और उस सबको सम कर दो तो तुमको टोटल मास मिल जाएगा। वैसे ही छोटा छोटा लेंथ लिखो और उस सबको सम कर दो तो तुमको टोटल लेंथ मिल जाएगा, राइट? अभी फील आ रहा है? मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे करना है। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट
एक dx को बाहर ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये क्लियरली दिख नहीं रहा है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का रूट इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक dx को अंदर से बाहर निकालो, dx स्क्वायर को बाहर निकालो रूट के, तो रूट के बाहर आएगा तो dx बन जाएगा। वो समझ में आ रहा है तो बात, नहीं तो मैं एक और स्टेप बीच में लिखता हूँ तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा। सर और एक बार एक्सप्लेन करो। ओके ठीक है, सर वो चलो मैं नीचे नेक्स्ट स्लाइड dx मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, राइट? ये था a से b जो भी है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट, एक काम करो, इसको ऐसा लिख दो, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। मैं dy स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, उसमें dx स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, अब मैं इन दोनों टर्म में देखो, dx स्क्वायर है, यहाँ पे भी dx स्क्वायर है, तो क्या मैं dx स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो क्या बचेगा, 1 प्लस dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये टर्म बचा। यस सर। यस यस सर। अब मैं dx स्क्वायर को बाहर लूंगा रूट से, तो क्या आएगा, dx बचेगा बस। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर, समझा। ओके, मैं बीच में एक दो स्टेप स्किप कर दिया था। सर अब समझ आ गया। हाँ, अब और मतलब इतना हड़बड़ नहीं करेंगे यार, मतलब ये तो ठीक है अभी के लिए फर्स्ट टाइम, मतलब जनरली हम लोग का कैलकुलेशन फास्ट करना है तो जल्दी जल्दी होगा, और थोड़ा डायरेक्टली वहां से ये स्टेप लिखेंगे। राइट, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब जैसे मान लो ऐसा है, ये क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेशन आएगा वो अभी तुम लोग को नहीं आता है। जैसे मान लो ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे यहाँ ये x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 3 तक ये वाला जो लेंथ आ रहा है ना, मुझे ये निकालना है। तो एक्सप्रेशन बता दो क्या होगा, कैसे क्या फॉर्मूला आएगा निकालने के लिए? मतलब इंटीग्रेट मत करो, इंटीग्रेशन के पहले तक। सर लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज कर लेना अभी। हाँ, लोअर लिमिट तुम्हारा 2 हो जाएगा और अपर लिमिट 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ऐसा क्वेश्चन तुमको भी मिलेगा नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज में, बस मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। बिटवीन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3, क्योंकि इसको तुम अभी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे। देवल, इंटीग्रेट नहीं करना है, बस एक्सप्रेशन लिखना है। देखो सिंपल सा, इंटीग्रेशन 2 से 3 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx क्या होगा यहाँ पे? सर नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे 1 प्लस 2x आया ना, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? सर x है, x सॉरी। ओके श्रुति, चलो मैं बता देता हूँ फिर, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स।
ये भी तुम लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब अगर थोड़ा बहुत याद होगा इंटीग्रेशन तो तुम कर सकते हो सर इसको। हाँ। सर आपने जो ऊपर 4 रेड कलर में लिखा है ना फॉर्मूला, तो हम्म। उसमें से हमें कौन सा फॉलो करना है? नीचे ये मतलब ये फाइनल फॉर्मूला। ओके मतलब वो तो सर। मैं सिंपलीफाई करते गया हूँ ना सबको। ओके सर। तो देखो बस तुम फॉर्मूला में पुट करो और यहाँ आ जाए। श्रुति, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है ना उनको ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेट करना तुम लोग के सिलेबस में ही नहीं है, ओके मेडिकल वाला। नहीं प्रणव, बस यहीं पे छोड़ देंगे। 2x के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करोगे? 1 + 4x स्क्वायर आ गया उसको नॉर्मल इंटीग्रेशन किया वो n+1 बने। नहीं नहीं नहीं, n+1 नहीं होगा ना, वो रूट के अंदर भी है, तो वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा 1 + n वाला। सर हाँ, एक मिनट, एक डाउट है कि 2x कैसे आया? हाँ क्या सर, लिखते 2x जस्ट कैसे आया? x स्क्वायर y = x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद करो डिफरेंशिएशन का। हाँ सर, जो लोग 2x। हाँ, जो लोग न्यू है उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा शायद। जो लोग न्यू है उनको याद है y = x² का? हम लोग कवर अप लेक्चर 2 में किए थे y = x² का डिफरेंशिएशन। ज्यादा कोई दिक्कत? ओके, अब तुमसे इस पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे तुमसे बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज से पूछे। हाँ, हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे बस, डन। फिर अगर इसमें तुमको x की आ भी रहा वैल्यू है, होती है। नहीं पहले तुमको इंटीग्रेट करना होगा ना, उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी होगी ना। तो पहले इंटीग्रेशन ही हमें नहीं पता है अभी इसका, राइट? यस सर। तो हम लोग अभी के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ये हमारे लिए आंसर अभी ये के लिए यही है, बस दैट्स इट। ओके नेक्स्ट। अच्छा, डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, ये पाथ लेंथ बता रहा है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट किया, घूमा, पूरा घूमा, यहाँ पर आके रुक गया, या कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे पाथ ट्रेवल किया, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे तुम एक वेक्टर मिलाओ। ये जो वेक्टर आ रहा है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जो मैंने वेक्टर मिलाया, ये जो होता है वो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग नोट ऐसा कर सकते हैं। तो और इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इनिशियल और फाइनल के बीच, पोजीशन के बीच, है ना? शॉर्टेस्ट सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम initial point as tail to the final point as head। टेल हेड मतलब वेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्लियरली ये मुझे पता चल रहा है कि ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा।
sir, done. डन ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ओके क्वेश्चन ऐसा है ओके ये हमारे पास एक क्यूब है क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए क्रॉस ए एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच अब अगर वो पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है और बी पे एंड कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए ओके फाइंड कहाँ द से स्टार्ट हो रहे हैं? ए से स्टार्ट कर रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल if it starts from A and reaches A part, B part C and D part F. ठीक है देवल सेकंड का भी सही है तीनों सही है देवल सही है प्रणव ठीक है देखो सही है प्रणव ए से बी में यहां से यहां कितना है डिस्प्लेसमेंट ए अगेन ये ट्रिपल ऐसा कोई मतलब नहीं है बी से सी में कितने लोग अनुभव सिंह बस्सी के फैन हो यस सर। हाँ तो वैसे ही मेरे ट्रिपल ऐसा कोई मतलब नहीं है बट मुझे बहुत मजा आता है ट्रिपल डैश बनाने में फील आया यस सर। ओके ठीक है जो लोग नहीं देख रहे एक बार देखना उसको अगर मतलब स्टैंड अप अच्छा लगता हो तो बढ़िया सर क्या नाम है? सर अब्दुल। अनुभव सिंह बस्सी सर जकीर खान सर। नहीं जाकिर खान से अच्छा लगता है वो मुझे ओके नेक्स्ट सी पे पहुंचा तो देखो कहाँ पहुंचा डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ ये वाला लेंथ ये लेंथ ए है ये लेंथ ए है तो क्या हो जाएगा AC लेंथ √2 है पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलरली AF मुझे पता है क्या होता है बॉडी डायगोनल √3 है फाइन सर वो एफ वाला कैसे है? F वाला बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब है ना तो याद करो बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √L² + B² + H² होता है ना यस सर। बस फॉर्मूला पुट कर दो A² + A² + A², 3A² का अंडर रूट दैट इज √3 है फाइन यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सबका सर 2 मिनट।
Sir, हो done. गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोजीशन, तुमसे ऐसा भी लिख सकता है द पोजीशन, या फिर ऐसा लिख सकता है, या एक्स कोऑर्डिनेट. द पोजीशन और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल moving along x axis is given as x equal to 5t square plus 3t plus 6. Find the find the position of the object या फिर position of the particle at t equal to 1 second. B, find the displacement of the particle in 0 to 1 second. फाइव प्लस थ्री. ठीक है, पहला पार्ट सही है, जिसने आंसर दिया है सही है. प्रणव सही है. देवल ओके. सेकेंड पार्ट एक मिनट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. सेकेंड पार्ट का 14 -6 ठीक है. सही है प्रणव. प्रथम सही है, सिद्धेश सही है, देवल दोनों सही है. फर्स्ट का 13 नहीं आएगा हर्ष. सही है श्रुति फर्स्ट का. ठीक है आर्यन. सेकंड का 8 सही है प्रथम. सेकंड का 8 आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट का 14 है क्या? फर्स्ट का 14 है. तो बहुत सिंपल था फर्स्ट वाला, तो बहुत सिंपल था. मुझे x दिया हुआ है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6. मुझे t कितना पुट करना है? t को 1 पुट करना है. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, t को 1 पुट कर दो, 5 इंटू 1 स्क्वायर 5. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ. 5 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 6 14 आ गया. अब 14 देखो, अब यहाँ पर क्या है कि मुझे x का यूनिट नहीं स्पेसिफाई किया कि वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किस चीज में है, डेसीमीटर में है, किस में है पता नहीं. तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 14 यूनिट्स. ये लिखने का तरीका है. अगर लिखा होता कि वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर तो हम लोग आंसर लिखते हैं x इक्वल टू 14 मीटर. बट यहाँ पर क्या करेंगे? x इक्वल टू 14 यूनिट्स, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा यूनिट है. b, x इक्वल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पर था? सही है श्रुति. t को 0 डालो तो 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 6 पे था. और t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 14 पे. 14. तो पहले 6 पर था, अब 14 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल 8 यूनिट्स. राइट. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नो सर. ओके नेक्स्ट आते हैं. सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड का मेरा नेट चला गया. हाँ हाँ हिमांश.
डन सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हम लोग ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, ये जो मैंने स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाले साइन पे बनाया है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है एवरेज। ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो एवरेज, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वी। वी मतलब वेलोसिटी, तो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन टाइम, या ऐसा लिख सकते हो डेल्टा टी, जो टाइम डिफरेंस आया। यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी छोटा नहीं बोल रहे हैं, डेल्टा इज ओके फाइन। जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी आएगा या वेक्टर क्वांटिटी आएगा? वेक्टर। स्केलर। वेक्टर। डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन भी है ना डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, वेक्टर, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। और एक और टर्म हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। वो क्या होता है? एवरेज स्पीड, दिस इज, हम लोग एवरेज, हाँ एवरेज स्पीड, हम लोग एवरेज स्पीड बता देंगे। एवरेज के लिए हम लोग वी यूज कर लेंगे, तो स्पीड के लिए वी यूज कर लेंगे और ब्रैकेट डाल दिया तो ये एवरेज हो गया। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर ऐसा लिख लो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो ये क्या आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। डन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, जस्ट अ मिनट। नो सर। सर वो डेल्टा टी लिखा है, हाँ तो डेल्टा टी है। का डेल्टा का value यहाँ पर, डेल्टा टी मतलब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बस। तुम ऐसा ले लो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा लिख लो। अगर डेल्टा टी से कंफ्यूजन होगा तो कितना टाइम लगा वो। डन, यस सर। ओके, क्वेश्चंस करते हैं अब। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन, a particle starts from, it starts from 3,4 at t equal to 0 and reaches 7,7 at t equal to 15 minutes. इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 3 मीटर 4 मीटर और ये 7 मीटर 7 मीटर and travel let's say 15 t equal to 15 minutes. Then find a part displacement, b average velocity या average speed, average velocity बता दो।
स्पीड पता नहीं, मतलब कौन से पाथ पे ट्रैवल किया वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा है। सर ये आपने ब्रैकेट में 2 बार ही क्यों दिया हुआ है मीटर में? क्या 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 2 बार क्यों लिया हुआ है? सर इसमें 3,4 और इसमें 7,7 मतलब x और y कोऑर्डिनेट है, ओके सर। x कोऑर्डिनेट 7 है, y कोऑर्डिनेट भी 7 है, और इनिशियली x कोऑर्डिनेट 3 था, y कोऑर्डिनेट 4 था। 3 मीटर, 4 मीटर। ओके, किसी एक ने मुझे आंसर भेजा है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। देवल सही है, सही है वीना। प्रणव डिस्प्लेसमेंट 4 नहीं आएगा, और यूनिट्स भी सही से बताना, ठीक है, मतलब जो सेकंड पार्ट होगा ना उसका, सेकंड पार्ट का यूनिट भी लिखना है। फर्स्ट पार्ट 4 सही है, फर्स्ट पार्ट 5 सही है, 5 आएगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट तो 5 ठीक है, सेकंड पार्ट जो आंसर देना उसमें यूनिट के साथ लिखना। यूनिट मीटर पर सेकंड ले सकते हो, मीटर पर आवर ले सकते हो, मीटर पर मिनट भी ले सकते हो। एक आंसर है 1.3 मीटर पर मिनट, 5, अच्छा 1/3 मीटर पर मिनट, ठीक है वीना। ठीक है, पहला पार्ट 5 सबका आ रहा है। देवल किस यूनिट में है? तो फर्स्ट वाला 5 कैसे आएगा सर? वो तो x और y कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है ना, तो 4 हाँ मीटर देखो, और 3 मीटर आएगा ना। ओके ओके, एक मिनट देखो, ये स्टार्टिंग में कहाँ पड़ा है? 3,4 पे है, और Yes, फाइनली कहाँ पहुंच रहा है? 7,7। 7,7 तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है? सर 4। 4। ये डिस्टेंस कितना है? समझ गया 3 समझ गया। 3। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइपोटेनस के लॉन्ग हुआ, या फिर 2 पॉइंट के बीच का फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। ये सबको 5 आ गया। Yes, sir. ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर टाइम को मैं 15 मिनट्स लिखा तो यूनिट क्या होगा? मीटर पर मिनट, दैट इज 1/3 मीटर पर मिनट। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो क्या करना होगा? एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। 5/900। हाँ, तो हम लोग टाइम को क्या लिखेंगे? 15 मिनट्स मतलब 15 इंटू 900 60, seconds 900 सेकेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 150, 1/180 मीटर पर सेकेंड। राइट, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, नहीं पहले मीटर पर आवर में चाहिए होता तो क्या करते हैं? और उसको 1/4 लिख देते और वो ऊपर चले टाइम जाते। जो हो जाता, ओके, टाइम जो हो जाता क्या होता? 1/4 आवर, 20 मीटर पर 20 मीटर पर आवर। राइट, ये सबको समझ में आ रहा है ना यूनिट कैसे लिखना है? यस सर। यस ओके ठीक है, चलो मैं एक कन्वर्सन बताता हूँ, तुम लोग को वो याद रखना है, ठीक है? सर 4 कैसे आया? कौन सा 4? सर फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट वाला 5 आंसर है ना। ये देखो, ये लेंथ कितना होगा? इसका x कोऑर्डिनेट 7 है, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 7 माइनस 3 4। सिमिलरली ये डिस्टेंस देखो कितना आएगा? 7 माइनस 4, दैट इज 3। यस सर। या फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ प्रथम, जस्ट अ मिनट।
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें पुट कर दो, सीधा आ जाएगा। ओके डन ये क्वेश्चन। यस सर सर। वो फाइव हाँ अपॉन 1/4 मतलब वो कैसे निकाला? 15 अच्छा, और 60 को तो 15/60 ये कैसे? करो कि हाँ 15/60, ओके। हाँ, मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वही करेंगे ना। 60 मिनट्स 1 आवर के बराबर है, तो 15 मिनट्स कितना आवर होगा? 1/4 आवर, ओके सर। राइट। सर 1/3 इसका आंसर है ना? हाँ मतलब ये भी आंसर है, अगर तुमसे डिपेंडिंग ऑन ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तुमको डिपेंड करता है कौन से यूनिट में पूछा है। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 0.02 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो सर अभी डिपेंडिंग ऑन द आपने यूनिट। ऐसे यूनिट डिफाइन नहीं की है तो उसमें हम कोई भी लिख सकते हाँ उसमें अगर हम लोग यूनिट डिफाइन नहीं किए होते, इसलिए मैंने वहां पर 3 मीटर 4 मीटर लिख दिया था ताकि यूनिट्स आ जाए। अगर यूनिट नहीं डिफाइन किया होता ना तो हम लोग लिख देते हैं यूनिट्स बस आगे में, जैसे 1/3 यूनिट्स और छोड़ देते हैं वहां पे। हैं। ओके सर। नेक्स्ट आते हैं, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सर 5/18। याद है सबको? यस सर ठीक है, तो जो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 60 into 60 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 1 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 10/36, दैट इज 2 से काट दो तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आंसर रहेगा? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकेंड, केवल 20 आएगा। 72 into 5/18, 18 4 जा 7, सॉरी 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को ये कन्वर्सन याद रखना है 5/18 वाला। और अगर उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18/5 यस कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकेंड 2 किलोमीटर पर आवर, आंसर क्या आ जाएगा? 18/5, यस सर। राइट। तो ये डेटा भी तुमको याद रखना है कि 5/18 और 18/5, तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। जैसे कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। 54 मीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर पर आवर। 18 3 हाँ, कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। सबको समझ में आ रहा है ना? ये आसान सा है। यस सर। यस सर। 15 into 18/5, तो 5 3 जा 15, तो 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। कोई दिक्कत नहीं? नो नो सर। क्या? हाँ, किसी का कोई डाउट है तो बता दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल ऐसे गया, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस 1 मीटर। ए पॉइंट से ऐसे घूमते घूमते वो बी पॉइंट पे पहुंचा। इसका रेडियस जो है वो 1 मीटर है। फाइंड ए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसको टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में वो लगा 2 सेकेंड।
तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ए से बी पे आया ये पाथ से। ठीक है, सही है सिद्धार्थ, सही है देवल। सर इनिशियल पॉइंट ये है ना? इनिशियल क्या है? इनिशियल पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। ठीक है देवल। तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबका आ रहा है डिस्टेंस? 22/7 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया पाई इंटू आर, मतलब ये सरकमफेरेंस का हाफ। सरकमफेरेंस होता 2 पाई आर, पूरा सर्किल होता तो ये आधा घुमाए तो पाई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये प्लस ये, दैट इज 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 1 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड क्या होगा? पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड, पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। 11/7। हाँ, डन। Yes, sir. यस सर। Yes, ओके, sir. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन, एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है, वो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v1 स्पीड से मूव किया, नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v2 से मूव किया, और नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v3 से मूव किया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। सर हाँ, पिछले क्वेश्चन में आपने टाइम क्या दिया था? 2 सेकेंड। ओके सर, मैंने 4 सेकेंड लिखा था। अच्छा, and remaining with v3, find his average speed। ओके देवल, सही है। प्रथम, आई थिंक ये नहीं आएगा। ये तब आता है जब इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल करता है प्रथम। सिद्धार्थ डी से इंडिपेंडेंट आएगा सिद्धार्थ, और प्रथम तुम्हारा भी डी से इंडिपेंडेंट आएगा। सर वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो ऊपर आएगा वो नीचे आएगा। अच्छा ठीक है, एक बार करके देखो, क्या बताओ क्या आंसर आ रहा है। प्रथम नहीं, प्रथम प्रथम एक बार तुम जो आंसर दिए हो उस पर सोचो एक बार, कि मान लो तुम कुछ डिस्टेंस 20 पे ट्रैवल किए, कुछ 30 पे ट्रैवल किए, कुछ 40 पे ट्रैवल किए, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड 90 नहीं हो जाएगा ना? अच्छा, बाई 3 प्रथम वो तब होता जब इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं। चलो एक बार देखते हैं ये।
सर बाय टू इससे चाहिए क्या? एक मिनट बाई 2 नहीं होगा। सर अब तो सही है क्या? अभी आंसर शायद 3v1v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसा कुछ आएगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर अपॉन v1 v2 ऐसा कुछ आएगा। एक मिनट देखते हैं, मुझे आंसर याद नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 दैट इज d। हाँ सर आंसर आ रहा है 3/v1 प्लस v2 प्लस v3। हाँ ऐसा कुछ आ सकता है। और टोटल टाइम देखो कितना आ रहा है। पहले वाले में टाइम लगेगा d/3v1, दूसरे वाले में d/3v2 और तीसरे वाले में d/3v3, राइट। तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया। अब देखो एवरेज स्पीड क्या आएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा डी कॉमन ले लो, 1/3v1 प्लस 1/3v2 प्लस 1/3v3, राइट। डी कैंसिल हुआ, एलसीएम ले लो 3v1v2v3, 3v1v2v3 अपॉन नीचे में आ जाएगा v2v3 प्लस v1v2 प्लस क्या बच गया, 1 2 हो गया 1 3 v1 v3, ये आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करो सब लोग, आ रहा है क्या ये? सर v2 v3 के साथ भी 3 into 3 रहेगा ना? v2 v3 के साथ b into 3 क्यों रहेगा? सर एलसीएम लेंगे तो फिर वो ओके मैं तुमको एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे हमारे पास क्या बचा है, 1/3v1 प्लस 1/3v2, हमारे पास ये आया ना लास्ट स्टेप में, यस सर। डी कैंसिल हो गया था। 1 अपॉन एलसीएम ले लो 3v1 v2 v3, तो ये वाला टर्म देखो क्या बन जाएगा। उसको इसको मैंने v1 v2 v3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया v2 v3। नेक्स्ट वाला बन जाएगा v1 v2 और नेक्स्ट वाला बन जाएगा v1 v3 और नेक्स्ट वाला बन जाएगा v1 v2, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ सर समझ आ गया। अब ये आ जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। कूल, किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके सबको समझ में आया ना? यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं। अच्छा मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे। अभी ये x इक्वल टू 5 पे है, अभी x इक्वल टू 5 पे है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो 4 सेकेंड के बाद कहाँ पर होगा? सर एक सेकंड पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ ओके डिपेंड्स, जस्ट अ मिनट, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है। ये वाला या इससे पहले वाला स्लाइड? नहीं सर, जो आप क्वेश्चन लिख रहे थे वो। नहीं एक मिनट, इसका स्लाइड था ना, ये वाला स्लाइड देखना है या इससे आगे वाला? सर आगे वाला ही देखना था, हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ये है कि 3 सेकेंड के बाद ये कहाँ पर होगा। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है लेट्स से, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड 15। नहीं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सही है देवल, आफ्टर 3 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से सोचो। सही है राज, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा?
नहीं कल्याणी, 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 15 ट्रैवल करेगा और वो पहले से 5 पे है। 20 20 होगा ना, पहले से 5 पे है तो मुझे 5 लेना पड़ेगा ना कंसिडरेशन में। 5 प्लस 5 इंटू 3, हाँ या ना? दैट इज 20। यस सर। यस तो अगर ओरिजिन पे होता फिर तो वो 15 पे पहुंच जाता, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो ओरिजिन पे नहीं है तो क्या करना होगा? उसमें मुझे कहाँ पर पहले है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t equal to t. Find the position of the particle, of the same particle at t equal to t. ठीक है प्रथम? नहीं नवीन, नवीन वो तब होता अगर पार्टिकल मूव नहीं करता तो। ठीक है दिग्विजय, सही है डिपेंड्स, ठीक है। तो देखो इनिशियली वो कहाँ पर है? 5 पे, और टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल किया 5t, और इनिशियली वो कहाँ पर है? 5 पे, तो 5 प्लस 5t। ठीक है श्रुति, सही, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं यस सर। तो हम इसमें अलग अलग टी का वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग को अलग अलग टी का वो मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा हम लोग को कि कहाँ पर होगा। अब जैसे सेम चीज अगर मैं 2 डायमेंशन में करूँ या 3 डायमेंशन में करूँ, तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, ये पार्टिकल मैं 2 डायमेंशन में पहले कर रहा हूँ या 3 डायमेंशन में कर लेता है, इज लोकेटेड एट 2,3,5 and starts moving with a velocity v equal to 2i plus 3j, या फिर प्लस 3j नहीं लो, 2i plus 8j minus 6k. Find the position of the particle. Find the position of the particle after time t. Particle after time t. t टाइम के बाद वो कहाँ पर होगा? x को अलग देखना, y को अलग देखना, z को अलग देखना। x में कहाँ पर होगा एक्सप्रेशन? फोर्टी नहीं आएगा प्रथमेश।
ओके, x में क्या आएगा पोजीशन? x का बात करो तो x में कहां पर है वो? 2 पे है और t टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 2 + 2t 2t। तो कहां पहुंच जाएगा? 2 + 2t पहुंच जाएगा x में। सिमिलरली y का बात करो, y में अभी वो 3 पे है और t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 8t। 8t। प्राची एक बार देखो, आंसर ऐसे लिखना है, तुमने मतलब किया बट ये वाला स्टार्टिंग वाला गलत कर दिया। 3 + 18j। सिमिलरली k पे वो पहले से 5 पे है और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t टाइम के बाद? -60 -60। तब वो कहाँ पर होगा? 5 - 16j। रिटार्डेशन हो रहा है। हम लोग ऐसा रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि सर वो मतलब K वो कैप तो अपने फ्रेश। सर लास्ट में जे अरे K सॉरी, कैप आएगा। हाँ ये k कैप होगा। रिटार्डेशन इन द सेंस कि एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन नहीं है, ये बस नेगेटिव ज़ेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस इतना हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यस कोई दिक्कत? सर ये फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स सर बताए नहीं समझ रहे। कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर मतलब पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ पूरा रहा। क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है चलो ये वाले क्वेश्चन पे आओ। पहले कि सोचो तुम मतलब तुम ऐसा सोचो। सर लेकिन जो निकाला है वो डिस्टेंस हो गया ना। नहीं वो उसका पोजीशन हुआ ना। एक मिनट को मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो तुम पहले से यहाँ पर थे x = 5 पे, अब तुमने 5 के स्पीड से तुम ट्रैवल करना शुरू किया, तो तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे t टाइम में? 5t। 5t। और तुम पहले से 5 पर थे तो तुम 5 + 5t के पोजीशन पर होगे, राइट? तुम यहाँ यस पहुंचोगे 5 + 5t। यस सर। तो देखो ये 5 ऐड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो तुम लेट्स से तुम घूमने गए कहीं और तुम अभी नागपुर में हो, तो तुम 1 घंटे में कितना 50-60 किलोमीटर ट्रैवल किए होगे। तुम अगर तुम मुंबई से देखो तो तुम काफी डिस्टेंस पे हो ना, 50-60 किलोमीटर नहीं हो गए। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ ले रहे हैं वो हमारा मैटर करता है पोजीशन के लिए। तो स्टार्टिंग ही वो 5 पर था और वो 5t डिस्टेंस और ट्रैवल किया, तो उसका पोजीशन क्या होगा? 5 + 5t। यस फाइन। सर। अब देखो इसी चीज को, हाँ प्रथम इतना स्पीड में नहीं जाना है, इसी चीज को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो। पहले से वो 2 पर था, पहले से वो 2x में देखो, पहले से वो 2 पे था और वो 2 के स्पीड से जा रहा है x में, तो 2 के स्पीड से जा रहा है तो वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2 + 2t। यस सर। हाँ तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? पहले से 2 पे था और वो 2t डिस्टेंस और आगे मूव कर गया, तो 2 + 2t, राइट? यस सर। सिमिलरली j और k में देखो तुमको समझ में आ जाएगा। आ गया? सर पर बोलो बोलो बोलो। ये किसी का डाउट था? यस सर। हाँ क्या? हाँ प्रथम, ये कोऑर्डिनेट्स है, टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है, मतलब पोजीशन है बेसिकली कि टी टाइम के बाद कहाँ पर क्या होगा। सर पर इसमें हमें किधर पता था कि टी कहाँ पे दिया हुआ था? यहाँ दिया है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पर है? सर मतलब इधर दिया था अब कि मुझसे 2,3,5 इनिशियल है और मूव हाँ करने के बाद वो 2i + 8j - 6k पे पहुंचा। नहीं वो वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन थोड़ी नहीं दिया हुआ है ना, वो अच्छा वेलोसिटी मतलब दिया हुआ है उतने कि उससे स्पीड से मूव करेगा। हाँ वो उतने स्पीड से मूव कर रहा है।
अच्छा सर, समझा, अभी समझा। समझा ना? हाँ सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर तुमसे मान लो इसी टाइप पे एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दो पार्टिकल अगर कोलाइड कर रहा है तो क्या नेसेसरी है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर दो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर तीनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए ना? तीनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। यस। अगर को ठीक है, तो उस पर एक क्वेश्चन करो। टू पार्टिकल्स A and B are placed at 0, 0, 0 and 30, 0, 0 respectively. Particle A is projected with velocity 5i plus 10j plus 5k, and B is projected with a velocity 10i plus 5j plus 5k meter per second simultaneously. Prove that they never collide. सर वो क्या लिखा है 30 कॉमा 30, 0, 0 30, 0, 0 हाँ वो 5i plus 10j हाँ 5i plus 10j plus 5k 0, 0, 0 और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, मैं डायग्राम में भी तुमको दिखा देना हूँ। 5i plus 10j plus 5k और जो दूसरा है वो है 30, 0, 0 पे और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10i plus 5j plus 5k। B is approaching x axis। हाँ प्रथम, यहाँ से भी बोल सकते हो, सही है वो भी। और वो वाला प्रथम वो वाले मेथड से सॉल्व कर लो। हाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? पता नहीं, वो डायरेक्शन वेक्टर दिया है ना, वेलोसिटी का वेक्टर दिया तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा ना। बट मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तुम क्या करो, टी टाइम के बाद दोनों का पोजीशन लिखो, टी टाइम के बाद दोनों कहाँ पर होगा। ओके सर। और देखो क्या कभी वो सेम हो सकता है क्या, तीनों एक्स वाई जेड तीनों। इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखाएगा पहले वाले का, टी टाइम के बाद?
ये कहाँ पर होगा? फाइव 0 हाँ, प्लस 5ti प्लस प्लस 10tj प्लस प्लस 5tk। प्लस 5t सबका यही आया है। यस सर। यस सर सर अगर t को कॉमन लिया तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओके नेक्स्ट, दूसरे वाले का क्या आएगा पोजीशन? 30 ये प्लस 10i इंटू ब्रैकेट और t 30 प्लस नहीं 10i 10 10ti 5t 30 प्लस 10t इंटू आई आएगा ना, सॉरी प्लस 5tj प्लस 5tj प्लस 5tk। प्लस 5tk। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कुछ बता सकते हैं क्या? प्लस 15j प्लस 15k, यहाँ से हम लोग कुछ बता सकते हैं क्या? देखो देखो, अगर अगर कोलाइड करता, if two particle collides, then at that particular instant x coordinate, y coordinate and z coordinate, all three should be same. Yes or no? यस सर। Yes. तो ऐसा एक नोट करके लिख लो, if two particles collide, then at the instant of collision, all the three coordinates should be same, right? ये तीनों सेम होना चाहिए। अब देखो दोन, या फिर ये क्या क्या था, 5t 10t 5t 5 10 5, पोजीशन ऑफ ए जो था 5ti प्लस 10tj प्लस यही था ना 5tk, यही था या दूसरा था? 5 10 5 ही था ना, यही था 5 सर 10 5, ठीक है। और ये था दूसरा वाला था 30 10 5 5, दूसरे वाले का था 30 10 5 5, ये था। अगर ये यस दोनों कोलाइड करेगा तो जिस इंस्टेंट में कोलिजन करेगा तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे z कोऑर्डिनेट इक्वल करना है तो किसी भी टाइम पर z कोऑर्डिनेट इक्वल है, z कोऑर्डिनेट को कोई दिक्कत नहीं है कि हर टाइम पे दोनों z कोऑर्डिनेट सेम है, राइट? यस सर जब हम लोग y कोऑर्डिनेट को देखो तो y कोऑर्डिनेट t टाइम पे एक का 10t है, दूसरे का 5t है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। ये कब होल्ड करेगा? इज इक्वल टू ठीक, 0 t इक्वल टू 0 पे होल्ड करेगा। तो y कोऑर्डिनेट सेम होने के लिए t इक्वल टू 0 पे कोलिजन होना चाहिए, लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम होने के लिए कब होना चाहिए कोलिजन? 5t शुड बी इक्वल टू 30 प्लस 10t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू -6 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट सेम है, -6 पे x सेम है, तो कोई ऐसा इंस्टेंट है क्या जिसपे दोनों सेम है? नहीं, नो सर कोई भी ऐसा इंस्टेंट नहीं है जिस पर x y और z तीनों सेम है, तो कोलिजन नहीं होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि कोलिजन नहीं होगा, राइट? समझ में आया सबको? यस सर। ओके अच्छा, हम लोग का एक चीज रह गया है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो चलो मैं तुमको बस छोटा सा चीज है, जैसे पोजीशन वेक्टर हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए आर बी हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैं वेक्टर के थ्रू लेक्चर 2 में बता दूंगा, वो बस इसमें रह गया है। और मैं तुम लोग को बुकलेट भेजता हूँ, उसके लेक्चर 1 की क्वेश्चंस अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस है, वो ट्राई करना। ओके सर किस पे? मैं तुम लोग को बुकलेट भेज रहा हूँ, बुकलेट या क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप पे मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में। हाँ सर आप जो पीडीएफ भेज रहे हैं वही जो जीन ने मटेरियल दिया है वही है?
वो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में।